Assalamu alaikum ji. I'm Dr. Shiraz Raza. I'm a plastic and cosmetic surgeon. I'm currently working as an assistant professor Jinnah Burn and Reconstructive Surgery Center में, और मेरी private practice है उमर हॉस्पिटल मेन जेल रोड लाहौर पे। मैंने FCPS plastic surgery किया है, MRCS surgery किया है from Edinburgh, Scotland. I've done a fellowship in hand and microsurgery from Singapore, and I've done another fellowship in super microsurgery from US and cosmetic surgery from Rotterdam, Holland. प्लास्टिक सर्जरी क्या है? प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली इसका प्लास्टिक से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिंपली स्किन और सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड प्लास्टिक सर्जरी जब स्टार्ट हुई तो उससे रिलेटेड थी, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने इतनी चीज़ों को एनकॉम्पस कर लिया है कि अब ये सिर्फ स्किन या प्लास्टिक की इंजरी नहीं है, की स्पेशलिटी नहीं है। ये बेसिकली मोल्डिंग का काम है। यू रिक्रिएट थिंग्स, आप नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, जो चीज़ें लॉस हो जाती हैं उनको क्रिएट करके देते हैं, और कॉस्मेटिकली एज रिलेटेड चेंजेस को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। और साथ में जो कुछ लोगों में कुछ कमियां कुदरत की तरफ से रह जाती हैं, वो हम अल्लाह की दी हुई नॉलेज के ज़रिए उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए मैं आज फोकस करूंगा आज, वो है एक्ने स्कारिंग। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यंग पॉपुलेशन का तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ चूँकि स्किन थोड़ी डार्कर कलर की होती है और थोड़ी सेबेशियस यानी ऑयली स्किन होती है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे रीजन में। सो एक्ने क्या होती है? एक्ने का पूरा नाम मेडिकल साइंसेस की टर्म्स में एक्ने वल्गैरिस होता है। सो एक्ने वल्गैरिस क्या होती है? एक्ने वल्गैरिस सादा अल्फाज में बेसिकली ये है कि हमारे स्किन में जो ऑयल पैदा करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। पर इन्फेक्शन सिर्फ इस तरह नहीं है कि बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और वो स्वेलिंग कर देते हैं, पस प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि हमारे अंदर के कुछ हार्मोन्स, जब हम जवान हो रहे होते हैं तो प्यूबर्टी के वक्त जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो इन ग्लैंड्स की सीक्रीशंस को थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और एंडोजेनसली यानी अंदर से भी इन्फेक्शन इनमें फैल सकती है। सो एक्ने कंट्रोल तो ऑब्वियसली डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट हैंडल करते हैं, लेकिन एक्ने अक्सर औकात बहुत बुरे स्कार्स छोड़ जाता है फेस में। वो स्कार्स जो होते हैं वो पिट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो रेज्ड ब्लब्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो पिगमेंटेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी एनाटमी डिस्कस करूँगा कि स्किन आमतौर पर 7 लेयर्स में होती है। जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं उसको एपिडर्मस कहते हैं, आउटर 5 लेयर्स, और जो डीपर वाली लेयर्स होती हैं उसको डर्मस कहते हैं, जो कि डीपर लेयर होती है। सो कोई भी चोट, कोई भी इंजरी, कोई भी इन्फेक्शन जो जितनी डीपर लेयर्स को इन्वॉल्व करती जाती है वो उतनी ज़्यादा स्कारिंग प्रोड्यूस करती है। सो एक्ने जो मैंने बताया, क्योंकि ये ग्लैंड्स की इन्फेक्शन है तो ये डीपर लेयर्स में ही सीटेड होती है, ये ऊपर वाली लेयर्स में होती नहीं है, इसलिए ये डीपर एंड डीपर जाती है तो स्कारिंग प्रोड्यूस करती है। और हम बहुत सारे इंक्रीजिंग ट्रेंड्स देख रहे हैं, क्योंकि हमारी बच्चों की डाइट्स जो हैं, यंग पीपल जो हैं उनकी डाइट अच्छी नहीं है, स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है, डिहाइड्रेटेड लेते हैं बच्चे, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड इन दिस वे। तो इस वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्ने होती है और वो एक्ने ज़्यादा से ज़्यादा स्कार छोड़ती है। कई दफ़ा वो स्कार्स बहुत डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और कभी कभार वो स्कार्स कम होते हैं और छोटी छोटी स्पिक्यूल्स या पिट्स की फॉर्म में होते हैं। सो ट्रीटमेंट भी इसी मुनासबत से होता है कि स्कारिंग कितनी वर्स है और उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए। जितनी कम स्कारिंग हो और जितनी सुपरफिशियल हो यानी बाहरी लेयर्स की हो, उतना हमें ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए जो कि सिर्फ बाहर वाली लेयर्स को हैंडल करती है। उनमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सिर्फ सिंपल पील्स जो होते हैं, जो घर में भी किए जा सकते हैं, पील के ऑइंटमेंट्स आते हैं, पील की क्रीम्स आती हैं, वो सिंपल पीलिंग से भी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। फिर कुछ क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, विटामिन ए जो उनमें से मोस्ट बेसिक क्रीम है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो है हमारे कॉस्मेटिक क्रीम्स में वैसे भी अवेलेबल होती है, वो लगाई जा सकती है। सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा रोल है। जो स्कारिंग डीपर होती जाती है हमें ज़रा ज़्यादा इंटेंस ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। सो रिलेटिवली ज़्यादा स्कारिंग होगी तो हम उसके लिए डर्म अब्रेजन कर सकते हैं, हम उसके लिए माइक्रो डर्म अब्रेजन कर सकते हैं। वो क्या है? सिंपल अल्फाज में कि हम स्किन को रगड़ कर बराबर कर देते हैं। सो रगड़ने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना मैं इसको साउंड कर रहा हूँ।
होता यह है कि हम इतने कंट्रोल तरीके से इसको रगड़ते हैं कि स्किन की हीलिंग कैपेसिटी इन्हांस हो जाती है। बॉडी को अल्लाह ने ऐसी कुव्वत दी है, स्किन को और सारी बॉडी को ही, कि जब भी इंसान को कोई चोट लगती है तो जो हीलिंग होती है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांगर होती है। सो हम स्किन को इस तरह की चोट देते हैं और रगड़ने से कि वो पहले से भी हेल्दी और स्ट्रांगर स्किन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और डीपर स्कारिंग है, बड़ी स्कारिंग है, ज़्यादा बुरी लगने वाली स्कारिंग है। उसमें लेज़र और डर्म एब्रेजन का कॉम्बिनेशन का रोल आता है। लेज़र का रोल वही है कि वो स्किन को एक कंट्रोल्ड अमाउंट की चोट देती है, जिससे स्किन दोबारा हील होती है तो ज़्यादा हील हो जाती है और वो जो पिट्स और स्कारिंग बनी होती है उसको भी हील कर देती है। असल बात जिस पे मैं एम्फसाइज आज करना चाह रहा हूँ वो है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा शायद करता हूँ इसलिए भी और इन्वोक भी है पूरी दुनिया में, वो है स्टेम सेल थेरेपी। पूरी दुनिया अब स्टेम सेल्स को ढूंढ रही है कि जब बच्चा माँ के पेट में बनता है या पैदा होता है तो क्या ऐसे अनासर होते हैं कि उसकी हर चीज़ अच्छी बनती है और बच्चे की स्किन यूजुअली सबसे खूबसूरत होती है जब बच्चा पैदा होता है। ये स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर से ही हमें मिल जाते हैं, या तो ये हमें हमारे ब्लड से मिल जाते हैं जिन्हें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। पीआरपी बहुत ज़्यादा आजकल इसका फैशन भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, पीआरपी बहुत ज़्यादा की जाती है। उससे एक स्टेप आगे जाएं तो एसवीएफ होता है, दैट मीन वैस्कुलर कंपोनेंट ऑफ फैट आप ले लेते हैं, पूरी फैट नहीं लेते, उसका एक वैस्कुलर कंपोनेंट ले लेते हैं जिसमें स्टेम सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा, जो थोड़ा डिमांडिंग है लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रिजल्ट हैं सारी दुनिया में और एफडीए अप्रूव भी है यूएसए में, वो है स्टेम सेल थेरेपी विद फैट। वो फैट जो है वो हम पूरी फैट भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत डीपर स्कारिंग है, बहुत डीपर गड्ढे पड़े हुए हैं चेहरे में, तो हम फैट इंजेक्ट करके उनके गड्ढों को ऊपर उठा देते हैं और कई दफ़ा लेज़र या थोड़ी सी डर्म एब्रेजन से थोड़ी सी रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत होती है उसके साथ, और कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती। और अगर इतने डीपर नहीं है तो हम सिर्फ स्किन के नीचे, सिर्फ स्किन के जस्ट नीचे वो फैट उसको माइक्रो एमल्सिफाई करके सिर्फ स्टेम सेल्स की सूरत में जब वो लिक्विड हो जाती है तो हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब इस तरह तो मेरा चेहरा बहुत मोटा हो जाएगा। बेसिकली मोटा नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो फैट जो होती है वो एमल्सिफाइड होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड होती है जिसमें से फ्लूइड कंपोनेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टेम सेल्स जो होते हैं वो स्किन में एंटर होकर नए स्किन सेल्स बनाना शुरू कर देती है, जिस तरह माँ के पेट में होता है। इस तरह जो नई स्किन पैदा होती है और जो नई स्किन बनती है हीलिंग के दौरान, वो क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है, हाइड्रेटेड होती है और वो जो पुरानी स्कारिंग को ख़त्म करके नई और मोर रेगुलर स्किन को प्रोड्यूस करती है। कई दफ़ा एक से ज़्यादा सेशन करने पड़ते हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी स्किन की स्कारिंग के लिए कुछ एलिमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में की जाती हैं और गोल्ड स्टैंडर्ड है। अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं और पूछना भी चाहिए क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में डिस्कस होना चाहिए। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट्स मैंने बताई, डर्म एब्रेजन, पील्स, लेज़र और फैट ग्राफ्टिंग और नैनो फैट ग्राफ्टिंग और पीआरपी, इनके क्या नुकसान हैं? हमारी स्किन, हमारे यहाँ बरे सगीर, सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, हमारी स्किन थोड़ी डार्कर है, फिट्जपैट्रिक टाइप 3 और 4, यानी कि डार्कर स्किन इंडिविजुअल्स हैं। हमारे यहाँ स्कारिंग भी थोड़ी ज़्यादा होती है इसी वजह से। और कोई भी ट्रीटमेंट ये चांस रखता है कि जब हम एक कंट्रोल चोट लगाते हैं तो जहाँ वो हीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है तो वहाँ पिगमेंट आने का भी चांस होता है। डर्म एब्रेजन, लेजर्स और इन सब में एक डेंजर मौजूद है, वो ज़रूर मौजूद है कि इसमें पिगमेंटेशन हो सकती है, यानी स्किन थोड़ी डार्कर हो सकती है। उसको प्रिवेंट किया जा सकता है गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन और सन ब्लॉक से, लेकिन ऑब्वियसली ख़तरा मौजूद है। जहाँ तक फैट सेल्स की मैंने बात की, उसमें कोई ख़तरा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए क्योंकि आपके अपने सेल्स हैं, उनको बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हम कंट्रोल तरीके से उसको एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करते हैं। मैक्सिमम साइड इफेक्ट ये होगा कि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, फैट सेल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे या वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अदर देन दैट कोई मेन साइड इफेक्ट नहीं होता। जहाँ तक डाउन टाइम का इसमें है ताल्लुक है, वो ये है कि आमतौर पे इनमें से किसी भी ट्रीटमेंट का बहुत लंबा डाउन टाइम यानी बेड रेस्ट या होम टाइम नहीं होता है, लेकिन इन सब ट्रीटमेंट्स में कुछ ऑइंटमेंट्स, हाइड्रेटिंग और साथ में सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाज़िम व मलजूम होता है। उसके बगैर पिगमेंटेशन और रिजल्ट अच्छे ना आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे
वो है एजिंग फेस। एक्चुअली एजिंग इन जनरल, एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का आम अल्फाज में मतलब है बूढ़ा होना, और उसका शायद एक्चुअली एज से कोई ताल्लुक नहीं है, कि स्किन की एजिंग का आपकी एजिंग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। आप बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं, आप बहुत सारे अपने फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स और सबको देखते हैं जिनकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उनके मुकाबले में आजकल ग्रोइंग इशू ये चल रहा है कि बच्चों की स्किन के इश्यूज़, चेहरे पे बच्चियों के बाल आ जाने के इश्यूज़, बाल गिरने के इश्यूज़, स्किन के ढिलक जाने के इश्यूज़, रिंकल्स पड़ जाने के इशू, क्वालिटी ऑफ स्किन अच्छी ना होने के इश्यूज़ काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। सो बेसिकली मैं बजाय इसके कि मैं फोकस करूं कि सिर्फ ये इनको कैसे ठीक करना है, एक्चुअली देखना ये चाहिए कि ये होते क्यों हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि ये होते क्यों हैं, तभी हम इनको बेहतर भी कर सकते हैं, इनको रोक भी सकते हैं और इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। सो एजिंग क्या होती है? एजिंग ये होती है कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो एक टाइम के बाद जो है वो अपनी नेचुरल डेथ से मर जाते हैं, और वो जो है साइकिल चलता जाता है, और वो इतना गैर महसूस साइकिल है कि वो हमें पता भी नहीं चलता है कि सेल्स आर डाइंग, न्यू सेल्स आर कमिंग, दे टेकिंग द प्लेस, और वो चलता रहता है। लेकिन एक थ्रेश होल्ड होता है, यानी इतने नंबर ऑफ सेल्स एक दिन में मरेंगे और इतने बनेंगे। जब वो मरने वाले सेल्स जो होते हैं वो बनने वाले सेल्स से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये है कि वो एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। असल में एजिंग होती यही है कि बनने वाला मैकेनिज्म स्लो हो जाता है, ब्रेक डाउन होने वाला मैकेनिज्म फास्ट हो जाता है, सो एजिंग होना शुरू हो जाती है। हमारी सारी बॉडी, ब्रेन, हर चीज़ का इसी तरह ताल्लुक है। तो प्रीमेच्योर एजिंग क्यों होती है, और एजिंग जो रेगुलर भी होती है उसमें क्या अनासर होते हैं जो इसको कराते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हर स्किन स्पेशलिस्ट आपको बताएगा, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सन एक्सपोजर। हम लोगों को एज अ नेशन और हमारे इवन सब कॉन्टिनेंट में हमें अभी तक सनस्क्रीन और सन ब्लॉक की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग धूप में चले जाते हैं। उसके अलावा हम अपने इंडोर्स में, ये कमरों में लाइटें जो वाइट लाइट लगाते हैं उसमें इटसेल्फ अल्फा रेज होती हैं। दिन में जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एटमॉस्फेयर में अल्फा रेज बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि स्किन को डैमेज करती हैं, जो कि स्किन में इवन कैंसर भी कर सकती हैं। सो ये हमें सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मतलब बचपन से लेकर बूढ़े होने तक हम सबको सन प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंडोर्स भी, आउटडोर्स भी। उसके अलावा क्या फैक्टर्स है? स्ट्रेस। हमारी लाइफ्स में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, विच इज़ नेचुरल और कई दफ़ा अनअवॉइडेबल होता है। वर्क प्लेस स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, अर्निंग का स्ट्रेस, एजुकेशन का स्ट्रेस, समटाइम्स लुकिंग गुड का स्ट्रेस, पेयर स्ट्रेस होता है, वो सब चीज़ें। स्ट्रेस डेफिनेटली एड्स ऑन टू इट। और जब ये स्ट्रेस कंपाउंड हो जाता है पुअर डाइट के साथ, जो कि मुझे लगता है कि हमारी 70 से 80% पॉपुलेशन, अगर उससे ज़्यादा नहीं, स्पेशली यंग पॉपुलेशन, सो पुअर डाइट डज नॉट मीन कि आप कम खाते हैं। पुअर डाइट मीन्स कि आप प्रॉपर बैलेंस में नहीं खाते, आपके वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज हैं, आपके जो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स चाहिए वो डेफिशिएंट है, आप ग्रीसी चीज़ें खा रहे हैं, आप शॉर्मास खा रहे हैं, पिज़्ज़ास खा रहे हैं और बहुत सारी इस तरह के जंक फूड खा रहे हैं। तो ये चीज़ें स्ट्रेस के साथ कंपाउंड होके एक्सपेडाइट कर देती हैं इस प्रोसेस ऑफ एजिंग को, स्किन के ब्रेक डाउन को, प्री मैच्योर एजिंग ऑफ स्किन एंड फेस, और वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं बिफोर जाने के कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, मैं बात करना चाहूँगा कि फीचर्स क्या होते हैं एजिंग। हम कैसे कहते हैं कि यार तुम्हारी एजिंग हो रही है या मैं एजिंग हो रही है, प्री मैच्योर एजिंग हो गई, कुछ तो पैरामीटर्स होंगे। होता यह है कि जो ग्रेविटी के इफेक्ट से, डिहाइड्रेशन से, स्ट्रेस से, स्मोकिंग से, सनलाइट डैमेज से स्किन चूंकि वीकर हो जाती है, डीपर टिश्यूज भी वीकर हो जाते हैं, तो इन सिंपल वे वो नीचे को बैठना शुरू कर देते हैं। यानी हमारे ये जो फोरहेड स्किन है ये रिंकल होना शुरू हो जाती है, जो हमारी आईब्राउज हैं वो ढिलकना शुरू हो जाती है, वो नीचे आंख पे आ जाती है, और चूंकि वो नीचे आ जाती है तो स्किन आंखों ऊपर एक फोल्ड बना लेती है, जिसकी वजह से हमारी आईज सैड लगना शुरू कर देती हैं। आईज के अराउंड रिंकल पड़ना शुरू हो जाते हैं। आई की जो अंदर फैट है वो चूंकि हमारी स्किन वीक हो जाती है तो वो बाहर शो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लैक सर्कल्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये जो आई बैग्स बन जाते हैं, जिसमें लोग कहते हैं जी रात को जागना, उसमें रात जागने का इफेक्ट
सेकेंडरी टू स्ट्रेस तो है, लेकिन वो सब इसी तरह बनते हैं कि ये सब चीज़ें नीचे को ढलकना शुरू कर देती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट ऑफ द स्किन। इसी तरह जो चीक जो यहाँ हमारे आप देखते होंगे वेस्ट में मॉडल्स के, दे आर वेरी प्रोमिनेंट चीक्स, वो जिस तरह भी होती हैं, बट दैट इज अ सिग्नल सिंबल ऑफ ब्यूटी। वो सारी चीक्स ढलक के यहाँ नीचे चीक्स में आ जाती हैं, तो आप चबी लगना शुरू हो जाते हैं, और चबी लगना डजंट मीन के हेल्दी लग रहे हैं। जो आपकी डबल चिन बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्किन जो होती है वो लैक्स होकर ये फैट बाहर नजर आना शुरू हो जाती है। नेक में रिंकल्स बनना शुरू हो जाती हैं, यहाँ छोटे छोटे जाउल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि स्किन जो होती है वो डीपर मसल्स के साथ अटैच्ड होती है। तो जब ये सब कुछ नीचे आना शुरू हो जाता है तो वो वहाँ जाके उसको रोकने की कोशिश करता है, और हमारे मोटे मोटे बल्जेस और रिंकल्स बन जाते हैं, जिन्हें जाउल्स कहते हैं, जिन्हें मेंटल मेरियोनेट लाइंस कहते हैं, और ये सारी चीज़ें। सो एक जनरल कॉन्सेप्ट इसी तरह पूरी बॉडी में होता है। ख़वातीन में ब्रेस्ट्स जो है वो ढलकना शुरू हो जाते हैं, हैंड्स स्केलेटनाइज होना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो होती है वो कोर्स हो जाती है, और आपको झुर्रियाँ सी लगना शुरू हो जाती है। सो ये सारा प्रोसेस जो है वो एजिंग कहलाता है। तो अब देखते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ट्रीटमेंट तो हम अभी देखेंगे। प्रिवेंट ऐसे किया जा सकता है कि जो जो फैक्टर्स मैंने गिनवाए हैं उनका ख्याल रखा जाए। प्रॉपर सन प्रोटेक्शन, हर बंदा सुबह उठ के सबसे पहला काम करे सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाए। हमारे यहाँ सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसे SPF कहते हैं 40 और 30 काफ़ी एडिक्वेट होता है। अगर ज़्यादा डार्कर स्किन है तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सन प्रोटेक्शन चाहिए, दैट इज़ यूजुअली 40 to 50, और अगर लाइटर स्किन है तो 60 तक भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि सन डैमेज ना हो, क्योंकि पिगमेंट रोकने वाला, सनलाइट को रोकने वाला पिगमेंट नहीं होता है स्किन में। दूसरा, हाइड्रेशन। पानी हम ऐसे ही नहीं देखते हैं कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जो मॉडल्स होती हैं, या इवन जो हमारी आंटीज़ होती हैं, द एल्डर लेडीज़ जो कि बहुत फिट होती हैं, वो यूजुअली बहुत ज़्यादा दे ऑलवेज कीप अ बॉटल ऑफ वाटर विद देम। वो पानी पीती हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखती हैं, मॉइस्चराइज रखती हैं मॉइस्चराइज़र से भी। उसके अलावा स्ट्रेस, आई नो स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है, लेकिन स्ट्रेस को कम किस तरह किया जा सकता है? गुड स्लीपिंग हैबिट्स एंड गुड ईटिंग हैबिट्स है। स्लीपिंग हैबिट मीन्स ये कि अल्लाह ताला ने जो रात है वो सोने के लिए बनाई है, सो उसमें सोना चाहिए। दिन काम करने के लिए बनाया है, उसमें काम करना चाहिए। जब ये काम रिवर्स हो जाता है तो डेफिनेटली बॉडी पे एक स्ट्रेस आ जाता है, एक फिजिकल स्ट्रेस आ जाता है, जिसको कम करना सिर्फ हमारे बॉडी में अल्लाह ने हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का साइकिल इस तरह रखा है कि सुबह कुछ और हार्मोन्स और ट्रांसमीटर्स होते हैं, रात को और होते हैं। जब हम उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं तो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। एंड फाइनली डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो डोंट ईट आउट या आप मज़े की चीज़ नहीं खाएं, आप खाएं, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस रखें। और एट द सेम टाइम एट एन अर्ली एज हमारी पॉपुलेशन में मल्टी वाइटामिन, स्पेशली वाइटामिन ई, वाइटामिन सी और वाइटामिन डी का ऐड हो जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे भी ये चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाती हैं, और हमारी स्किन को वो वाइटल वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, जिससे वो स्किन की क्वालिटी बिकम्स बेटर। अब बताता हूँ कि एजिंग, अब उसमें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है। बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डिटेल में बात करना मुश्किल होगा, लेकिन एक सिंपल फिलॉसफी जो है वो प्लास्टिक सर्जरी की, जिस पे अमल करके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और उसको वायलेट करके डिजास्टर्स रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कई दफ़ा हॉलीवुड की फिल्म स्टार्स के आप देखते भी हैं। सिंपल ये चीज़ है कि जो चीज़ जहाँ से नीचे आई है उसको सिर्फ वहाँ रीलोकेट कर दिया जाए। सादा प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ ये है। आईब्राउ नीचे आई है, यू हैव टू लिफ्ट इट। कैसे लिफ्ट कर सकते हैं? उसके मल्टीपल तरीके हैं। इंजेक्शंस, बोटॉक्स से भी हो सकता है, सर्जरी से भी हो सकता है। अपर आईलिड स्किन अगर लैक्स हो जाए तो पहले आईब्राउ को रिप्लेस करें एंड देन एक्स्ट्रा स्किन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो फैट आई बॉल के अंदर होनी चाहिए वो आई बैग की सूरत में अगर बाहर आ गई है या ब्लैक सर्कल बना रही है तो आप उसको दोबारा आई के अंदर रीलोकेट कर सकते हैं। वो जो है वो अगेन नॉन इन्वेजिव मेथड से आ सकती है। लेज़र से स्किन टाइटन करें, ऑब्वियसली वो रिस्ट्रेन कर लेगी फैट को बाहर आने से। आप PRP या फैट सेल्स करें, उससे स्किन ज़रा थिकन आउट हो जाएगी, अगेन एक बैरियर बन जाएगा, फैट अंदर रहेगी। और अगर उससे भी ज़्यादा सवेयर आई बैग्स हैं तो फिर ब्लेफरोप्लास्टी या सर्जरी का ही सहारा लेना पड़ता है उसको टाइट करने के लिए। सिमिलरली फेस, चीक्स, इसमें डर्माटोलॉजिस्ट, इवन माई सेल्फ, हम फिलर्स और बोटॉक्स से वॉल्यूम को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम नीचे चला गया तो हम यहाँ थोड़ा वॉल्यूम ऐड कर दें तो ये थोड़ा सा लिफ्ट आउट हो जाता है। और जब ज़रा ज़्यादा सवेयर हो जाए तो फिर फेस लिफ्ट्स की ऑप्शंस हैं, वो मिनिमल इन्वेजिव भी हैं, वो जो है मेजर लिफ्ट भी हो सकते हैं।
ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सिमिलरली बोटॉक्स और फिलर्स ने बहुत चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। स्किन अगर वीकर हो गई और मसल्स के इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं तो बोटॉक्स से हम उस मसल्स को कंट्रोल तरीके से वीक कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली इफेक्ट्स ऑफ एजिंग बेटर हो जाते हैं। सिमिलरली नेक, हम जो है अगर यहाँ फैट कुछ ज़्यादा हो गई है तो हम उसको लाइपोसक्शन से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं हुई तो इंजेक्शन की बेला, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड वगैरह उनसे इंजेक्ट करके इस फैट को डिजोल्व भी कर सकते हैं। वी गो डाउन फर्दर चीज़ें, ब्रेस्ट, इन सब चीज़ों का फिलॉसफी यही है कि जो वॉल्यूम लॉस हो गया है, जो स्किन थिन हो गई है, उसको हम रिजुविनेट करें। स्टेम सेल से भी कर सकते हैं, जो है आर्टिफिशियल इंजेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना किसी एक्सपर्ट को चाहिए जिसको एनाटमी की, फिजियोलॉजी की, यानी क्या चीज़ कहाँ है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो मौजूद हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनको एक्चुअल फिलॉसफी का पता नहीं है, बट दे जस्ट बिलीव के इंजेक्शन ही लगाना है ना। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में उस शख्स को ये सारी प्रोसीजर्स करने चाहिए जो कि इनकी कॉम्प्लिकेशंस को भी हैंडल कर सकता हो, वरना ये नहीं करना चाहिए। सो जब भी आप अपना फिजिशियन या अपना सर्जन सेलेक्ट करें तो मेक श्योर कि वो क्वालिफाइड हो और उसका इनफ एक्सपीरियंस हो। आई वुड लाइक टू एंड माई टॉक या जो भी मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से विद अ वेरी पॉजिटिव नोट कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। जो टिप्स मैंने कुछ दिए हैं अगर वो यूज़फुल लगते हैं तो उनको फॉलो करें, और स्किन का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, अच्छा सोएं, अच्छा जागें। और अगर फिर भी आपको कुछ भी महसूस होता है कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं हेल्थ में, जिसमें स्किन हो सकती है या जनरल हेल्थ में आ सकती है, तो डोंट बी अफ्रेड टू विजिट अ डॉक्टर। अपने फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। कई दफ़ा कुछ ऐसे मसाइल जो कि बहुत इन टाइम कंट्रोल हो सकते हैं, वो अर्ली डायग्नोसिस से बेटर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।